प्रधानमंत्री आज राजस्थान के भीलवाड़ा में भगवान देव नारायण के 1111वें अवतार महोत्सव को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री आज शाम नई दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में वार्षिक एनसीसी पीएम रैली को संबोधित करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री सर्वश्रेष्ठ कैडेटों को पुरस्कृत भी करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज कर्नाटक दौरे पर। अमित शाह उत्तरी कर्नाटक के धारवाड़ में एक राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखने के साथ ही बेलगाम में एक जनसभा को भी करेंगे संबोधित। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप की 2 दिवसीय बैठक आज हैदराबाद में हुई शुरू। बैठक में G20 देशों के प्रतिनिधि और पर्यवेक्षक देशों के विशेष आमंत्रित सदस्य, बहुपक्षीय संगठनों के प्रतिनिधियों के अलावा भारतीय स्टार्टअप परितंत्र शामिल। और खेल की खबरों में भारत न्यूजीलैंड पहले T20 मुकाबले में न्यूजीलैंड ने टीम इंडिया को 21 रनों से हराकर 3 मैचों की सीरीज में बनाई 1-0 की बढ़त। नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा और अब सभी अहम खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के भीलवाड़ा में भगवान देव नारायण के 1111वें अवतरण महोत्सव समारोह को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि होंगे। भगवान देव नारायण राजस्थान के लोगों के पूज्य हैं और उनके अनुयायी देश भर में फैले हुए हैं। विशेष रूप से सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में उनके कार्यों के लिए उनका सम्मान किया जाता है। 70 वर्षों में ऐसा पहली बार होगा जब कोई प्रधानमंत्री गुज्जर समाज के आराध्य देव भगवान देव नारायण की जन्मस्थली पहुंचेंगे। भगवान देव नारायण के 1111वें अवतरण दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में उनके जन्मस्थल मालसेरी में मौजूद रहेंगे एवं उनको पूजा आरती और आहुति समर्पित करेंगे। आजादी के 7 दशक बीत जाने के बाद यह पहला मौका होगा जब गुज्जर समाज के आराध्य देव की जन्मस्थली पर बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान देव नारायण को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। इस अवसर को और खास बनाने के लिए देव नारायण जी के 1111 अवतरण दिवस पर पूरे प्रदेश के साथ साथ देश के कई हिस्सों में 1111 किलो पीले चावल आमंत्रण के तौर पर वितरित किया गया, जो राजस्थान की एक पौराणिक परंपरा है। इस खास मौके के लिए प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया गया, जिसमें वे शिरकत करने यहां पहुंचेंगे। इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के लिए बड़ी संख्या में राजस्थान के अलावा देश के अन्य राज्यों से श्रद्धालु लाखों की संख्या में यहां मौजूद रहेंगे। मोदी जी का इंतजार कल से बहुत जबरदस्ती हो रही है और भीड़ इतनी तादाद से है जो बहुत कमी आ रही है और लोग बाग आने के लिए बहुत गाड़ियां, घोड़ा, अफसर, अधिकारी, कर्मचारी सब लग रहे हैं। राजस्थान के 1 करोड़ गुर्जर समाज के लोग उनका तहे दिल से स्वागत करना चाहते हैं और आज पहले हिंदुस्तान के कोई भी प्रधानमंत्री और कोई भी बड़े नेता वसुंधरा जी के अलावा यहाँ नहीं आए। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए सभी राजस्थान और पूरे भारत के गुर्जर समाज के लोग उनके तन मन धन से साथ हैं और रहेंगे। माना जाता है कि देव नारायण भगवान विष्णु के अवतार हैं, जिनके पास कई दैवीय शक्तियां थीं। साथ ही साथ वे एक बड़े गौरक्षक के रूप में भी पूजे जाते हैं, जिनके पास 1 लाख से ज्यादा गायें थीं। भगवान देव नारायण को एक योद्धा के तौर पर भी पूजा किया जाता है, जिन्होंने उस समय विदेशी घुसपैठियों को करारा जवाब दिया था। स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहां आने से इस देवस्थल का विकास कॉरिडोर की तर्ज पर किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे दर्शन करने के लिए पधार रहे हैं और भगवान श्री देव नारायण जी के खीर और मालपुआ का भोग लगवाएंगे और पहले धोक लेंगे, फिर चरणामत देंगे और फिर भगवान श्री देव नारायण जी की मोदी जी आरती करेंगे। हम मोदी जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कि हमारे ऐसे पहले देश के प्रधानमंत्री हैं जो हमारे आराध्य देव देवनारायण भगवान को मालाश्री डूंगरी आके और एक कॉरिडोर की सौगात दे रहे हैं। बहुत ही हमारे गुजर समाज के लिए, पूरे हिंदुस्तानी वर्ल्ड के गुजरों के लिए एक बहुत ही बड़ी गौरव की बात है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालसेरी में अपने 2 घंटे के कार्यक्रम के दौरान भगवान देव नारायण की पूजा अर्चना के साथ साथ एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे, जिसमें राजस्थान के भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ जिलों के साथ साथ उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और अन्य राज्यों से बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहाँ आने से इन सभी श्रद्धालुओं को, खास तौर पे गुज्जर समाज को ये उम्मीद है कि इस यहाँ पर कॉरिडोर बनने से यहाँ आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को काफ़ी सुविधा मिलेगी और यहाँ पर पर्यटकों के आने से, यहाँ पर श्रद्धालुओं के आने से उनकी आमदनी और क्षेत्र का विकास भी होगा। कैमरामैन संजय जैना के साथ अभिषेक सिंह, डीडी न्यूज़, मालासेरी, भीलवाड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में वार्षिक एनसीसी पीएम रैली को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री सर्वश्रेष्ठ कैडेटों को पुरस्कृत भी करेंगे। इस साल एनसीसी अपनी स्थापना का 75वां वर्ष मना रहा है। वसुधैव कुटुंबकम की सच्ची भारतीय भावना के साथ 19 देशों के 196 अधिकारियों और कैडेटों को समारोह में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। कैसी तैयारियां हैं एनसीसी की, इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी गिरीश निशाना ने। एनसीसी की प्रधानमंत्री रैली की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। किस तरह की हैं तैयारी, इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एनसीसी के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह सर। सर, किस तरह की तैयारी चल रही है? आप चारों तरफ कैमरा पैन करके देख सकते हैं, पूरे जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। कैडेट्स में बहुत जोश है, उत्साह है। 75 साल बेमिसाल एनसीसी की जो प्राइम मिनिस्टर रैली है इस साल, उस समय एनसीसी कुछ खास प्रोग्राम करेंगे। इस बार कुछ अलग हटके होगा अन्य वर्षों की वजह? बिल्कुल अलग हटके। इस बार क्या सर 19 देशों के कैडेट भी मार्च पास्ट में निकलेंगे? बिल्कुल, यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के दौरान 19 देशों से कैडेट्स आए हैं, वो पूरा हिस्सा लेंगे, मार्च पास्ट भी करेंगे और हमारे कैडेट्स तो मार्च पास्ट करेंगे ही करेंगे। दिल्ली निदेशालय के कर्नल नीरज सूद हमारे साथ हैं, बात करते हैं। सर, किस तरह के कार्यक्रम का आयोजन होगा? इस बार का जो एनसीसी का पीएम रैली है ये काफ़ी स्पेशल है, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये कार्यक्रम रात को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। अब तक जितनी भी रैलीज हुई ये डे के दौरान हुई और रात का जो इफ़ेक्ट आएगा और बच्चों ने जो प्रिपरेशन की है कल्चरल प्रोग्राम और परेड की, ये इस बार की खास एक्टिविटीज़ होंगी। एक एनसीसी की स्पेशल मूवी भी बनाई गई है। प्रधानमंत्री के सामने परफॉर्म करने का अवसर मिला है। मैं सदा आभारी रहूँगी। इनफैक्ट हमारा पूरा पिलानी बैंड आभारी रहेगा। मैं अपनी प्रिंसिपल डॉक्टर मिसेस कस्तूरी को धन्यवाद कहना चाहूँगी कि हमें इतने बड़े मंच पे परफॉर्म करने का अवसर मिला। डीजी एनसीसी का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने इस बार की प्रधानमंत्री रैली के तहत एक्स एनसीसी कैडेट्स और एनसीसी एलुमनाइज के लिए को भी उनको वहां पे आमंत्रित किया और वहां पे उनको बुलाकर उनका मान बढ़ाया है। एनसीसी की प्रधानमंत्री रैली को लेकर कैडेट काफ़ी उत्साहित नजर आ रहे हैं। इस बार की प्रधानमंत्री रैली पिछले सालों की अपेक्षा कुछ अलग हटके होगी। इस बार कार्यक्रम दिन में आयोजित नहीं है, बल्कि शाम को ये कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर्वश्रेष्ठ कैडेटों को पुरस्कृत भी करेंगे। कैमरामैन महेश शर्मा के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और भारत की G20 अध्यक्षता के तहत स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप की 2 दिवसीय बैठक हैदराबाद में शुरू हो गई है। इस बैठक में G20 देशों के प्रतिनिधि और पर्यवेक्षक देशों के विशेष आमंत्रित सदस्य हिस्सा ले रहे हैं। बैठक में बहुपक्षीय संगठनों के प्रतिनिधियों के अलावा भारतीय स्टार्टअप परितंत्र भी शामिल होंगे। बैठक में आगामी वर्षों के दौरान G20 देशों की उद्यमशीलता और नवाचार प्राथमिकताओं पर चर्चा किए जाने की संभावना है। बैठक में स्टार्टअप को सहयोग देने और स्टार्टअप, कॉरपोरेट निवेशकों, नवाचार एजेंसियों और प्रमुख पारिस्थितिकी पक्षों के लिए वैश्विक विमर्श, ग्लोबल नैरेटिव का सृजन किए जाने की उम्मीद है। इसके अलावा बैठक में स्टार्टअप को बढ़ावा दिए जाने पर भी जोर होगा।
और भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत ने स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप की बैठक को संबोधित किया। अमिताभ कांत ने कहा कि भारत आज आपदा से अवसर की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। Every crisis is an opportunity, and I think in the midst of crisis, the biggest challenge is to do technological disruption and to do innovation. And this is the Startup Engagement Group is India's innovation to the G20 movement. It's the first engagement group which drives technology innovation and the startup movement, and this is born out of India's conviction that the world needs more and more of technology, the world needs more disruption, the world needs young entrepreneur, and to drive the world out of the present recessionary trend, you need a range of young entrepreneurs and a vast range of new areas of growth to be able to accelerate the pace of inclusive, resilient and sustainable growth. MV गंगा विलास रिवर क्रूज के सैलानियों ने पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में स्थित चंद्रनगर शहर का दौरा किया और यहां के इतिहास से रूबरू हुए। 1850 से पहले यहां फ्रांसीसियों का शासन था। देखिए हमारे सहयोगी चंद्रशेखर की यह खास रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में स्थित एक शहर चंद्रनगर। गंगा विलास रिवर क्रूज के सैलानियों ने इस शहर के इतिहास को करीब से देखा। कुछ देर यहां बने सुंदर फुटपाथ पर विचरण किया। यह शहर कभी फ्रांस का उपनिवेश था, जिसे सन 1950 में भारत में मिला लिया गया। हुगली नदी के किनारे स्थित यह स्थल मात्र 11 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सैलानियों ने यहाँ की सुप्रसिद्ध सेक्रेड हार्ट चर्च में प्रार्थना की, सेंट थॉमस स्कूल में बच्चों से मिले, स्थानीय लोगों से मुलाकात की, यहाँ मौजूद फ्रेंच संग्रहालय में लगी तत्कालीन प्रयोग में आने वाले सामानों की प्रदर्शनी को देखा। 1931 में बने चंद्रनगर कॉलेज भी गए। About India, it's a very diverse country. It's beautiful, friendly, welcoming, and colorful and religious. It's so diverse. It's everything to be found in this country. I've seen the countries, I've experienced it in Varanasi before, and I didn't expect it to be so wide at some places and also so narrow again on others. And being able to see it every day, you look outside the window and keep on cruising along. It's very nice. Also, all the people who are waving at us and screaming, the little child, they're like, hey, calling for our attention and waving, and it's absolutely amazing. यहाँ फ्रांसीसी सत्ता का कभी शासन था। गंगा किनारे एक पूरी फ्रांसीसी बस्ती हुआ करती थी। वर्तमान के झरोखे से इतिहास को निहारने की कड़ी में सैलानियों का अनुभव अतुलनीय रहा। चंद्रनगर में हम आए हुए हैं और चंद्रनगर में यहाँ के जो फ्रेंच आर्किटेक्चरल स्टाइल्स हैं उनको देख रहे हैं, मॉन्यूमेंट्स को देख रहे हैं, और यहाँ बहुत बढ़िया ये वॉकिंग प्रोमेनाड है जो कि बहुत ही सुंदर है। यहाँ पे फ्रेंच लोग घूमते थे तो वहाँ हम घूम रहे हैं। उसके बाद में हमने चर्च भी बाहर से देखा, और उसके बाद में हम डुप्ले म्यूजियम है जो कि पैलेस है जो फ्रेंच गवर्नर का था, यहाँ जो रूल करता था, उसमें म्यूजियम है। तो उससे फ्रेंच इन्वॉल्वमेंट है बंगाल में, उसका क्या इन्वॉल्वमेंट था, क्या ट्रेड है, उससे इनको सीखने को मिलेगा। और हमारे जो मेहमान हैं इस चीज़ को बहुत बहुत पसंद कर रहे हैं, शांति से देख रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। फ्रेंच म्यूजियम का मतलब यहाँ पर फ्रेंच लोग रहते थे और ये यूरोपियन कॉलोनी था। आप देखिए बंडेल से श्रीरामपुर तक हर एक प्लॉट फ्रेंच लोग बांट लिए थे और वो लोग मिलजुल कर रहते थे। MV गंगा विलास रिवर क्रूज के सैलानियों के लिए भारत के मिले जुले सांस्कृतिक रंगों को हर दिन अलग अंदाज में देखना भा रहा है। वो यहाँ बार बार आना चाहते हैं। गंगा नदी के किनारे वेस्ट बंगाल के चंद्रनगर में फ्रेंच जो कॉलोनीज थी ये 18th सेंचुरी में बनी थी, और इसको देखने के लिए हम लोग आज MV गंगा विलास रिवर क्रूज के सैलानियों के साथ आए और हमने देखा कि किस प्रकार से यहाँ पर उस ज़माने में जिस प्रकार से चर्च का निर्माण हुआ था वो भी यहाँ पर हम लोगों ने देखा। एक म्यूज़ियम हम लोगों ने यहाँ से देखी है जहाँ पर उस ज़माने की तमाम चीज़ें वहाँ पर रखी गई हैं, और ये बताने का कोशिश किया गया है कि उस ज़माने में कल्चर किस प्रकार से यहाँ पर होता था फ्रेंच का, और किस प्रकार से वो यहाँ पर रूल करते थे। अपने सहयोगी राहुल चोपड़ा के साथ चंद्रशेखर, DD न्यूज़, चंद्रनगर। पेट्रोलियम मंत्रालय के प्रतिष्ठान बामर लॉरी ने वाराणसी में हिंदी की एक कार्यशाला का आयोजन किया।
हमारे सहयोगी हरिकेश बहादुर सिंह ने बामल लॉरी के चेयरमैन रत्नशेखर अधिका से खास बातचीत की। बामर लॉरी एक बड़ा नाम है पर्यटन के क्षेत्र में यात्राएं करवाने के लिए, और इसका एक आयोजन हिंदी भाषा को लेकर काशी में किया गया है। देश भर के इनके अधिकारी और कर्मचारी यहाँ इसमें शामिल हो रहे हैं। बामर लॉरी के चेयरमैन हैं रत्नशेखर अधिका जी। अधिका जी, काशी में पर्यटन की संभावनाएं बढ़ी हैं काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के बाद, जो प्रधानमंत्री ने किया, यहाँ के सांसद ने किया। बामर लॉरी के लोग आए, आप लोगों ने काशी घूमा भी, हिंदी की यहाँ पे प्रतिभागिता हो रही है भाषा के लिए, तो आप इसको कैसे देख रहे हैं अपने कंपनी के लिए और काशी के पर्यटन के लिए, जो चूँकि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे? ये एक कार्यशाला है। हम देश भर में जो हमारे हिंदी अधिकारी है उन सबको यहाँ पे बुलाया है, और हम वाराणसी इसीलिए चुना है, बनारस एक साहित्यकारों का जगह है और ज़मीन है, और यहाँ पे आजकल आप सही कहा है, वो जो पर्यटक क्षेत्र में अभी बढ़ावा मिल रहा है, जो आपका गंगा क्रूज़ अभी जो निकला हुआ गंगा विलास, और जो आपका टेंट सिटी अभी जो नया बन रहा, उसके साथ में भी हमारा जो पर्यटक क्षेत्र में जो सिनर्जी है उसको हम यूटिलाइज करना चाहते हैं, इसलिए हम ये कार्यशाला यहाँ पे कर रहे हैं। आपकी कंपनी को इसका कितना लाभ दिखा? हमको पूरा कंपनी में हम हिंदी का प्रचार प्रसार करना है, और इस तरह के कार्यशाला करने से हमको प्रचार प्रसार में सरलता होगी, और हमारा काम काज में इसको, रोज़मर्रा कामों में इसको, हिंदी को अधिक से अधिक हम इस्तेमाल कर पाएंगे। ये अधिका जी का मानना है कि हिंदी साहित्यकारों की भूमि है काशी, और यहाँ पे जब हिंदी की बात होगी तो पूरे देश में, क्या पूरे विश्व में जाएगी, क्योंकि काशी से हमेशा से संदेश जाते रहे हैं, आज से नहीं, प्राचीन काल से। कैमरा पर्सन मनीष के साथ डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, वाराणसी। सरकार यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को सुनिश्चित करने के लिए कृत संकल्पित है। यही वजह है कि साल दर साल हेल्थ सेक्टर में बजट प्रावधान को बढ़ाया जा रहा है। सरकार का जोर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, डिजिटल हेल्थ को बढ़ावा देना और सस्ती दवाओं की पहुंच सभी तक सुनिश्चित कराना है। हेल्थ सेक्टर के लोगों को आगामी बजट से भी काफी उम्मीदें हैं। बात चाहे आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा का दायरा बढ़ाने की हो या फिर स्वास्थ्य से जुड़े उपकरणों के देश में ही निर्माण की, बजट के दौरान इन सभी पर नजरें होंगी। पेश हमारी ये खास रिपोर्ट। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2023 को बजट पेश करने वाली हैं। हेल्थ केयर इंडस्ट्री के लिए इस बजट को बहुत खास माना जा रहा है। हेल्थ सेक्टर में बुनियादी सुविधा बढ़ाने की बात हो या फिर स्वास्थ्य सेवाओं तक सभी की पहुंच बनाने की, सरकार इस दिशा में तेजी से काम कर रही है। इस लिहाज से हेल्थ केयर सेक्टर में बड़े पैमाने पर सुधार की जरूरत है। सरकार नए बजट में दवाओं और जरूरी उपकरणों के प्रोडक्शन को बढ़ाने पर जोर दे सकती है। 2018 में सरकार आयुष्मान भारत योजना के तहत 55 करोड़ लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस के दायरे में लाई है, जिनको हर साल 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा मिलता है। लेकिन देश की बहुत बड़ी आबादी अभी भी हेल्थ इंश्योरेंस से वंचित है। अब भी हेल्थ कवरेज और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत फाइनेंशियल मॉडल्स को विकसित करने की जरूरत है, ताकि वंचित आबादी को भी इसका लाभ मिल पाए। स्वास्थ्य सेक्टर में हम उम्मीद करते हैं गवर्नमेंट से कि ज़्यादा से ज़्यादा एम्स जैसे हॉस्पिटल बने, जिससे आसानी हो इलाज कराने के लिए, टाइम की और बजट की भी आसानी हो, जो हमारा जेब खर्चा होता है वो कम हो। आयुष्मान कार्ड का दायरा बढ़ाया जाए और जिससे हम लोगों का जो है खर्च कम गिरे, और मतलब सभी लोग हमारे हिंदुस्तान में पूरी तरीके से जो जीवन जीना चाह रहे हैं वो जीवन जी पाएं, और स्वस्थ भारत का निर्माण यहाँ से होगा। माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज, स्टार्टअप्स और मेडिकल डिवाइस पार्क कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें सरकार ने बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए फंड और योजनाओं को स्थापित किया है। सरकार टियर 2 और टियर 3 शहरों में ज्यादा से ज्यादा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल खोलने पर जोर दे रही है। इसके लिए लोग बजट सहित प्रोजेक्ट के लिए जमीन पर छूट और मेडिकल इक्विपमेंट की सब्सिडी जैसी कुछ विशेष छूट की उम्मीद सरकार से कर रहे हैं। जानकारों का कहना है कि नागरिकों को हेल्थ चेकअप्स के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सरकार को बजट 2023 में एक परिवार के लिए चेकअप की डिडक्शन लिमिट को 5,000 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए तक करना चाहिए। फार्मा उद्योग के विभिन्न संगठनों ने उम्मीद जताई है कि आगामी आम बजट में सरकार इनोवेशन के साथ शोध
एवं विकास पर ध्यान देते हुए क्षेत्र के लिए नियमनों के सरलीकरण के लिए कदम उठाएगी, ताकि फार्मा उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए गति मिल सके और भारत आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ सके। डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए सरकार एम्स समेत मेडिकल कॉलेज की संख्या को बढ़ा रही है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत चल रही योजनाओं प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर या फिर मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की बात हो, इसको लेकर बजट से काफी उम्मीदें हैं। सभी को सस्ती और गुणवत्ता वाली दवा मिले, इसके लिए प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत देश भर में 9000 से ज्यादा जन औषधि केंद्र खुले हैं, जहां 50 से 90% दवाएं सस्ती मिलती हैं। बजट में इसकी संख्या को बढ़ाने की भी घोषणा हो सकती है। टीबी, मलेरिया जैसी बीमारियों को तय सीमा पर उन्मूलन के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए भी कुछ बजटीय प्रावधान हो सकते हैं। देश के करीब 55 करोड़ लोग आयुष्मान भारत योजना के तहत हेल्थ इंश्योरेंस का लाभ उठा रहे हैं, लेकिन नीति आयोग की एक रिपोर्ट के मुताबिक कुल आबादी के 40 करोड़ लोग अभी भी किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस से वंचित है। आने वाले बजट में लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि उनको भी इस दायरे में लाया जाए और आयुष्मान भारत योजना के दायरे को और बढ़ाया जाए, ताकि जो लोग अभी हेल्थ इंश्योरेंस से वंचित है उनको इसका लाभ मिल सके। कैमरामैन राजेश शर्मा के साथ नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में अटल टनल हाईवे पर भारी बर्फबारी के बाद ट्रैफिक पर असर पड़ा है। भारी बर्फबारी के बाद उपजे हालात से निपटने के लिए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। अटल टनल हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति जिले के लाहौल और कुल्लू जिले के मनाली को जोड़ता है। ये टनल हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे में 13,058 फुट ऊंचे पहाड़ के नीचे बनी है। कृतज्ञ राष्ट्र आज स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय को उनकी जयंती पर नमन कर रहा है। पंजाब केसरी के नाम से प्रसिद्ध राष्ट्र निर्माण में लाला लाजपत राय का बहुत अहम योगदान था। 28 जनवरी 1865 में पंजाब के मोगा जिले में जन्मे लाला लाजपत राय ने देश के स्वतंत्रता संग्राम में अहिंसावादी राजनीति करने के साथ ही सामाजिक कार्यों में पूरी दृढ़ता के साथ अहम भूमिका निभाई थी। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लाला लाजपत राय को उनकी जयंती पर नमन किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में लाला लाजपत राय जी एक ऐसा नाम है जिन्होंने अपने विचारों से लाखों युवाओं में राष्ट्र प्रेम की अलख जगाई। देशभक्ति, समर्पण व बलिदान की प्रतिमूर्ति लाला जी ने स्वाधीनता के लिए अंतिम सांस तक संघर्ष किया। पंजाब केसरी लाला जी की जयंती पर उन्हें कोटिशः नमन। कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। रूस और यूक्रेन के बीच जारी हिंसा पर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि मौजूदा स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि पूर्वी डोनेट्स्क क्षेत्र में रूस आक्रामक रूप से आगे बढ़ रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने रूसी मिसाइल हमलों पर चिंता जताते हुए कहा कि इन हमलों से यूक्रेन के कई गांव और कस्बे पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा कि पेरिस में होने वाले ओलंपिक खेलों में रूस के एथलीटों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। अफ्रीका के पूर्वी तट पर स्थित मेडागास्कर में भारी बारिश और तूफान से 16 लोगों की मौत हो गई है। तूफान के कारण 17 लोग लापता हो गए हैं। आपदा प्रबंधन कार्यालय के मुताबिक तूफान से 13,000 से अधिक घरों को नुकसान पहुंचा है। यूरोपीय आयोग के नागरिक सुरक्षा और मानवीय सहायता संचालन विभाग के मुताबिक 60,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। मेनाबे के क्षेत्रीय गवर्नर ने सरकार से मदद की अपील की है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने यरूशलेम में गोलीबारी के घटनास्थल का दौरा किया। यरूशलेम में एक धार्मिक स्थल पर अंधाधुंध गोलीबारी में 7 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं हमले में करीब 10 लोग घायल हो गए थे। इजरायल ने इसे आतंकी हमला करार दिया है। इजरायल पुलिस ने कहा है कि यह हमला पूर्वी यरूशलेम के कब्जे वाले यहूदी क्षेत्र नेवे याकूब में हुआ। इजरायल ने कहा कि एक फलस्तीनी नागरिक ने इस हमले को अंजाम दिया है। अमेरिका सहित कई देशों ने हमले की कड़ी निंदा की है। तो इसके साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।